Welcome to my channel Road to History। आज हम मुगल पीरियड में थियोरी ऑफ किंगशिप, राजत्व का सिद्धांत क्या था, उसको डिस्कस करेंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और जो ग्रेजुएशन में बच्चे हैं हिस्ट्री ऑनर्स में ये प्रोग्राम में, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बेसिकली जो थियोरी ऑफ किंगशिप है, राजत्व का सिद्धांत जो मुगल पीरियड में डेवलप हुआ, उस पर 3 जगहों के प्रभाव थे। उस पर तैमूरिद इन्फ्लुएंस था, जो कि मुगल तैमूर वंश से भी संबंधित थे। उस पर ईरान का भी इन्फ्लुएंस था और कुछ इंडियन इन्फ्लुएंस भी था उस पर। तो ये एक एसिमिलेशन था, कई जगहों से अच्छी अच्छी बातें लेकर जो राजत्व का सिद्धांत है मुगल पीरियड में, उसको अबुल फजल ने डेवलप किया था। हालांकि बहुत सारे कंसेप्ट पहले से ही थे, लेकिन अबुल फजल उसको एक कन्फाइन करता है, उसको डेवलप करता है और उसको सही ढंग से परिभाषित करता है। अगर हम बात करें तैमूरिद इन्फ्लुएंस की, तो सबसे बड़ा जो प्रभाव था मंगोलों का, तैमूरिद वंश का, वो ये था कि सॉवरेंटी बिलोंग्स टू द किंग। जो सॉवरेंटी है, संप्रभुता है, वह राजा में ही बिलोंग करती है। वो राजा का एक पूर्ण अधिकार है उस पर। तो जो मुगल बादशाह थे, सॉवरेंटी उन्हीं में मौजूद रहती थी, उन्हीं को बिलोंग करती थी। और बादशाह के बाद वो जितने भी उसके पुत्र होते थे, उनको पास होती थी। मतलब कि बादशाह जब आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्पेरर, द सॉवरेंटी पासेस टू द ऑल सन्स ऑफ मुगल डायनेस्टी, जिसको तोड़ने का प्रयास बाबर ने किया था। ही नॉमिनेटेड हुमायूं एज हिज सक्सेसर। कुछ लोग कहते हैं कि इस वजह से वो गिल्टी कॉन्शियसनेस में भी था। और एक और दूसरी बात जो मंगोलों का प्रभाव था, वो ये था कि अब जो सॉवरेंटी है वो हमेशा रॉयल फैमिली में ही रहेगी। अर्थात बादशाह जब भी बनेंगे तो मुगल वंश का ही कोई बनेगा, कोई नोबल या कोई दूसरा राजा नहीं बन सकता है। किंग मेकर हो सकते हैं, लेकिन किंग कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो ये एक तैमूरिद मंगोल का जो प्रभाव है वो था। यह भी देखा गया कि सल्तनत पीरियड में जो शासक थे वो सुल्तान की पदवी अपने लिए, सुल्तान का टाइटल अपने लिए यूज करते थे, लेकिन मुगलों ने बादशाह टाइटल यूज किया। हालांकि बादशाह जो टाइटल है वो सबसे पहले तो बाबर के ग्रैंडफादर थे मिर्जा सईद, उन्होंने इस्तेमाल किया था। लेकिन इसको रेगुलर वे में बाबर ने काबुल पर जब विजय प्राप्त किया, उस समय से इसका इस्तेमाल शुरू किया और बाद के सभी मुगल बादशाहों ने अपने लिए बादशाह टाइटल इस्तेमाल किया। अब ये सुल्तान और बादशाह में एक अंतर था। सुल्तान जो है वो खलीफा के अंडर में होता था, लेकिन बादशाह जो है वो खलीफा के अंडर में नहीं होता था। उस समय जो सेंट्रल एशिया की राजनीति थी, उस समय उज्बेक थे, सफवीद थे, फिर मुगल थे भारत में जो, तो इनमें एक राइवलरी थी। और जो उज्बेक थे और सफवीद थे वो कोई भी खलीफा के अथॉरिटी को नहीं मानते थे। इसलिए मुगलों के लिए भी ये जरूरी था कि वो भी अपने आप को ये दर्शाएं कि वो भी खलीफा के अंडर में नहीं है। इसलिए उन लोगों ने सुल्तान का टाइटल अपने लिए नहीं अपनाया, बल्कि बादशाह का टाइटल अपने लिए अपनाया। तो ये प्रदर्शित करता है कि जो मुगल बादशाह हैं वो बिल्कुल ही खलीफा से इंडिपेंडेंट थे, वो खलीफा के अंडर में नहीं थे। जो खुतबा पढ़ा जाता था उनका, उसमें भी पहले के जो 4 खलीफा थे, जिनको पवित्र होली कैलिफेट कहा जाता है, पवित्र खलीफा, उन्हीं का नाम इस्तेमाल किया जाता था। बाद के खलीफाओं का नाम इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो ये दर्शाता है कि सॉवरेंटी बिलोंग्स टू द
एम्पेरर जो सॉवरेंटी है, संप्रभुता है, वो बादशाह के हाथ में है, वो किसी के पास नहीं है। और वो किसी भी दूसरे फैमिली को सरपाश नहीं होगी। वो जब भी रहेगी तो रॉयल फैमिली में ही रहेगी, और जो बादशाह का पुत्र है वही बादशाह बनेगा। दूसरे किंग मेकर हो सकते हैं लेकिन किंग नहीं हो सकते हैं। ऐसा जो सॉवरेंटी का जो थ्योरी ऑफ किंगशिप है, वो इस तरह का किंगशिप डेवलप किया गया मुगल पीरियड में। खुंदमीर की रचना कानून हुमायूनी में भी ये कहा गया है कि ईश्वर जो है, बादशाह जो है वो ईश्वर की छाया है। और एक चीज़ और हमको देखने में मिलती है कि जो सॉवरेंटी है वो सच में रियल में बादशाह के हाथ में थी। और इसका एक उदाहरण मिलता है कि हुमायूं, चौसा के युद्ध में हुमायूं की जान, एक बार हुमायूं की जान बचाया था किसी ने, तो हुमायूं उसको एक दिन के लिए बादशाह बना देता है दिल्ली का। अर्थात जो ये सॉवरेंटी है वो उसकी अपनी पर्सनल अथॉरिटी होती है बादशाह की, और वो चाहे तो किसी को भी दे सकता है। इस चीज़ को ये घटना दर्शाती है। ईरान का जो प्रभाव है वो अबुल फजल के थ्रू आता है। अबुल फजल कहता है कि मोनार्की क्या है। मोनार्की इज अ फर्ज इजदी। मोनार्की को वो फर्ज इजदी कहता है, अर्थात रे ऑफ गॉड। अबुल फजल के अनुसार जो बादशाह होता है वो गॉड का रेप्लिका होता है, ईश्वर का रेप्लिका होता है, खुदा का रेप्लिका होता है। और उसका दिल जो है वो दैवी प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो उसके अंदर जो ताकत है वो किसी कालिफ के द्वारा नहीं दी गई है, बल्कि डायरेक्टली वो गॉड का रेप्लिका है। उसको वो ताकत ईश्वर से मिली है। तो उसको वो फर्ज इजदी टर्म से बदलाने का प्रयास करता है। इसके अलावा अबुल फजल दो तरह के बादशाह की बात करता है, ट्रू एम्पेरर एंड फॉल्स एम्पेरर। वो कहता है कि ट्रू एम्पेरर जो है उसे कहा जाएगा जो ईश्वर के डायरेक्शन में, ईश्वर से जो इंस्पिरेशन मिलता है उस तरह से काम करता है। वो लोगों के गुडविल के लिए काम करता है। वो किसी तरह का डिस्टिंक्शन नहीं करता है अपनी प्रजा के बीच में, एक जैसा व्यवहार सबसे करता है। वो ट्रू एम्पेरर हुआ। और फॉल्स एम्पेरर वो हुआ जो ईश्वर के डायरेक्शन को नहीं मानता है, डिस्टिंक्शन करता है, उसको वो फॉल्स एम्पेरर कहता था। तो इस तरह से वो दो तरह से डिफाइन करता है बादशाह को कि दो प्रकार के बादशाह होते हैं। और जो मुगल एम्पेरर और ख़ास करके अकबर है उसको वो ट्रू एम्पेरर के रूप में मानता है। अबुल फजल का ये भी कहना है कि जो ट्रू एम्पेरर होगा वो पीस के लिए काम करेगा, वो सुलह कुल के सिद्धांत को अपनाएगा, ना कि भेदभाव करेगा। अबुल फजल के पहले भी किंगशिप की थियरी दी गई थी कुछ लोगों के द्वारा, जैसे गजाली वगैरह के द्वारा दी गई थी। लेकिन अबुल फजल के थियरी ऑफ किंगशिप में और उनमें ये अंतर था कि पहले की जो थियरी ऑफ किंगशिप थी, द ऑल थियरी वाज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द मुस्लिम पीपल। जो मुसलमान थे उनके लिए था। लेकिन अबुल फजल इस तरह का कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता है। उसके कहने का मतलब ये है कि जो बादशाह होता है उसके लिए उसकी सारी प्रजा, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों एक समान होती है, और उसके गुडविल के लिए बादशाह को काम करना चाहिए। ये उसके थियरी ऑफ किंगशिप का एक मूल एलिमेंट था। अबुल फजल ऑल्सो जस्टिफाइड द मोनार्की। वो मोनार्की को, राजत्व को, राजा के अधिकार को जस्टिफाई करता है। उसका कहना है कि मैन बाय नेचर ग्रीडी होता है, मनुष्य जो है वो लालची होता है, और अपनी लालच के कारण वो समाज में अव्यवस्था फैला सकता है। तो इस अव्यवस्था को रोकने के लिए एक मोनार्की, एक पावरफुल मोनार्क की जरूरत होती है जो समाज को अनुशासित कर सके, उसमें एक सुव्यवस्था ला सके और एक अराजकता का माहौल ना हो। अबुल फजल का मानना है कि ये सृष्टि जो है जिस तरह से 4 एलिमेंट से बनी हुई है, उसी तरह से समाज भी 4 एलिमेंट से बना हुआ है। अबुल फजल का मानना है कि वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी से ये 4 सृष्टि बनी हुई है, और समाज में भी इसी तरह से 4 वर्ग होते हैं।
उसका कहना है कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो वायु होते हैं, वायु के समान हैं, योद्धा जो है वो अग्नि के समान है, और जो स्लेव्स हैं वो जमीन के समान हैं, और जो आर्टिजन्स हैं वो जल के समान हैं। तो इस तरह से सृष्टि के जैसे 4 तत्व होते हैं, उसी तरह से समाज के भी 4 तत्व होते हैं, और इन चारों तत्वों में संतुलन बना के रखना बादशाह का काम होता है। और जो बादशाह इसमें संतुलन बना कर रखता है वही समाज को सुव्यवस्थित रख सकता है। तो इसलिए इस संतुलन को बनाए रखने के लिए मोनार्क और मोनार्की की ज़रूरत है, और थियरी ऑफ किंगशिप की ज़रूरत है। और अकबर जो है इस संतुलन को बनाए रखा, ऐसा अबुल फजल का मानना है। अकबर ने अपने इस राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत ही जो ऑफिशियल्स थे उनको भी कंट्रोल करने का प्रयास किया। उलेमाओं की जो ताकत थी सल्तनत पीरियड में, उनको भी कंट्रोल करने का प्रयास किया, और इस तरह से एक संतुलन बनाने का प्रयास किया। मनसबदारी व्यवस्था को चलाकर अकबर जो है वो जितने भी नोबल्स थे, ताकतवर नोबल्स थे, उनको एक तरह से पेड ऑफिशियल बना दिया, और उनको अपना असिस्टेंट की तरह बना दिया। वो सब सर्वियंट हो गए, वो अब पहले जैसे पावरफुल नहीं रहे जैसा कि सल्तनत पीरियड में थे। और इसी तरह से सुलह कुल की व्यवस्था को, सुलह कुल के विचार को देकर, धार्मिक एक उदारता के विचार को देकर अकबर ने उलेमाओं के भी ताकत को कंट्रोल किया, और इस तरह से समाज में जो ताकतवर वर्ग था, उलेमा या नोबल्स, उनको भी कंट्रोल करने का प्रयास किया, और समाज को अनुशासित और संतुलित करने का प्रयास अकबर ने किया अपने इस थियरी ऑफ किंगशिप के द्वारा, जो थियरी ऑफ किंगशिप अबुल फजल के द्वारा दी गई थी। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने भी करीब करीब इसी थियरी को अपनाया। औरंगजेब के टाइम में ऐसा माना जाता है कि उसने इसमें कुछ बदलाव लाया, कुछ इस्लामिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया, और यह भी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्रो मुस्लिम वो थियरी ऑफ किंगशिप हो गई, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। हालांकि वो एक डिबेट का मामला है, वो एक एनालिसिस का मामला है, और उसकी एनालिसिस जो डिक्लाइन वगैरह का जो टॉपिक है उसमें हम अच्छे से करेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि अबुल फजल के द्वारा मुगल पीरियड में एक ऑर्गेनाइज्ड थियरी ऑफ किंगशिप को डेवलप किया गया, और उसी को मोर और लेस अकबर से लेकर बाद के मुगल बादशाहों ने, जहांगीर ने और शाहजहां ने भी अपनाया। उसके बाद औरंगजेब के टाइम से थोड़े बदलाव आने लगे, और बाद में तो जब मुगल बादशाह कमज़ोर हो गए तो स्थिति कुछ अलग हो गई। तो ये पूरा जो थियरी ऑफ किंगशिप का कंसेप्ट है वो अबुल फजल की एक देन है, जिस पर मंगोलों का, ईरान का, कुछ भारतीय प्रभाव भी था, ऐसा कहा जाता है। Thank you for watching me. See you again with a new topic.